नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम किसी वीज़ा या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके पीछे का इतना सारा पेपर वर्क और पूरी प्रोसेस कौन हैंडल करता है? आज हम एक ऐसी ही कंपनी की बात कर रहे हैं, BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। ये इस इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी प्लेयर है और आज हम इसके Q1 FY26 के नतीजों को डिकोड करेंगे। अच्छा, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। ये पूरी बातचीत सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की लेटेस्ट कॉन कॉल और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पर बेस्ड है। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि BLS आखिर करती क्या है। फिर इसके फाइनेंशियल्स में गोता लगाएंगे, इसके ग्रोथ स्टोरी को समझेंगे और इन्वेस्टर्स के कुछ जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और आखिर में एक फाइनल वर्डिक्ट देंगे कि ये सब मिलाकर क्या तस्वीर बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये BLS इंटरनेशनल है क्या और असल में इसका काम क्या है? देखिए, आसान भाषा में समझें तो BLS दुनिया भर की सरकारों के लिए वीज़ा और पासपोर्ट एप्लीकेशन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और नॉन जजमेंटल काम होता है ना, वो संभालती है। इससे गवर्नमेंट सिर्फ फाइनल डिसीजन मेकिंग पर फोकस कर पाती है कि वीज़ा देना है या नहीं। और इनका स्केल वो तो जबरदस्त है। जरा सोचिए, 20 साल का एक्सपीरियंस, 70 से ज्यादा देशों में ऑपरेशंस और दुनिया की 46 गवर्नमेंट्स इनके क्लाइंट्स हैं। मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनके बिजनेस को मोटा मोटा दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तो है इनका कोर बिजनेस जो है वीज़ा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज, जहां से करीब 65 से 70% रेवेन्यू आता है, और दूसरा इनका फास्ट ग्रोइंग डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट जो बाकी 35-30% कंट्रीब्यूट करता है। चलिए अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब फाइनेंशियल्स में कैसे ट्रांसलेट होता है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर 25 को देखें तो कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दिए हैं। 2000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू और 540 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये दिखाता है कि बिजनेस फंडामेंटली प्रॉफिटेबल है। वैसे ये जो हम ब्रेकडाउन कर रहे हैं, ये हमारी इमर्जिंग टाइटन्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज का हिस्सा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका एक एक लाइक हमें ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स तक पहुंचने में मदद करता है। अब इस साल के पहले क्वार्टर Q1 FY26 में एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने आती है। जो वीज़ा सेगमेंट है वो 40% से ज़्यादा के शानदार मार्जिन पर काम कर रहा है, मतलब हाईली प्रॉफिटेबल। वहीं जो डिजिटल सर्विसेज सेगमेंट है वो रेवेन्यू ग्रोथ को पुश कर रहा है, भले ही उसके मार्जिन्स अभी कम हैं। अब जो चीज़ सच में ध्यान खींचती है वो है इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। कंपनी के पास 1100 करोड़ से ज्यादा का नेट कैश पड़ा है, मतलब कर्ज से ज्यादा कैश। और इनका एसेट लाइट मॉडल, यानी कि ज्यादातर सेंटर्स लीज पर हैं, रेंटेड हैं। इसकी वजह से इन्हें बहुत हाई रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। ठीक है, तो इतना मजबूत बेस तो है इनके पास, पर सवाल ये है कि फ्यूचर ग्रोथ आएगी कहाँ से? हाल में जो 44% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ दिखी है, उसके पीछे एक ड्यूअल इंजन स्ट्रैटेजी है। इसमें से करीब 35% ग्रोथ आई है एक्विजिशन से, मतलब दूसरी कंपनियों को खरीदने से, और बाकी 9% की ग्रोथ इनके अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस से हुई है, जिसे ऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के पीछे एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। देखिए, पहले ये लोग लोकल पार्टनर्स के साथ काम करते थे तो मार्जिन शेयर करना पड़ता था। अब इन्होंने ज्यादातर सेंटर्स को सेल्फ मैनेज कर लिया है, मतलब खुद चला रहे हैं। इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा मार्जिन अब कंपनी की जेब में आता है, जिससे प्रॉफिट बढ़ा है। और ये देखिए मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस। उन्होंने गाइडेंस दी है कि अगले 3-4 साल तक वो प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में 20 से 25% की ग्रोथ बनाए रखेंगे। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। जाहिर है, जब इतनी ग्रोथ हो तो इन्वेस्टर्स के मन में कई सवाल भी उठते हैं। तो चलिए अर्निंग्स कॉल से कुछ की क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। पहला सवाल, कंपटीशन का क्या? नए और पुराने प्लेयर्स के सामने ये कैसे टिकते हैं? देखिए, कंपनी की कंपेरेटिव एज आती है उसके 20 साल के एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और सबसे जरूरी 46 गवर्नमेंट्स के स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस से। ये सब मिलकर एक ऐसा मोट, या कहे तो एक ऐसी खाई बना देते हैं जिसे नए प्लेयर्स के लिए पार करना बहुत मुश्किल है। एक और सवाल जो बार बार आता है वो है ई वीज़ास का। क्या ई वीज़ा इनके बिजनेस के लिए खतरा है? मैनेजमेंट के अनुसार ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर डेवलप्ड नेशंस सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आज भी मैनुअल स्क्रूटनी, मतलब हाथों से जांच को ही प्रेफर करते हैं।
इसलिए ई वीज़ास का इनके कोर बिजनेस पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो चलिए अब इन सभी पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं कि इसका फाइनल टेक अवे क्या है। तो नटशेल में बीएलएस एक ग्लोबल लीडर है जिसका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, एसेट लाइट मॉडल है और कैश फ्लो जबरदस्त हैं। लेकिन रिस्क्स भी हैं, जैसे डिजिटल बिजनेस के मार्जिन्स कम हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट अभी उतना नहीं है और ट्रैवल पॉलिसीज में कोई बदलाव बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये स्टॉक हर किसी के लिए नहीं है। जो लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये लीडरशिप पोजीशन और स्ट्रॉन्ग कैश की वजह से अट्रैक्टिव हो सकता है, पर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें स्टॉक की वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अभी स्टॉक की करंट प्राइस 331 रुपए के आसपास है और ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में रहा है। हो सकता है ये 280-290 के लेवल को टेस्ट करे, पर फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए लॉन्ग टर्म व्यू वाले इन्वेस्टर बड़े रिटर्न्स के लिए ट्रांचेस में मतलब किश्तों में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। तो ये था BLS इंटरनेशनल के Q1 FY26 के कॉन कॉल ऑन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन का एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन। अगर आप कॉन कॉल में इन्वेस्टर्स द्वारा पूछे गए सवालों और मैनेजमेंट के जवाबों को और भी आसान भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आज हम BLS इंटरनेशनल की Q1 FY26 अर्निंग्स कॉल के अंदर की कहानी को डिकोड करेंगे। निवेशकों ने मैनेजमेंट से क्या मुश्किल सवाल पूछे और कंपनी की भविष्य की रणनीति को लेकर क्या बड़े खुलासे हुए। चलिए इन सभी सवालों के जवाबों को गहराई से समझते हैं। तो हम 5 बड़े हिस्सों में इस पूरी कहानी को समझेंगे। सबसे पहले VFS के साथ कंपटीशन, फिर कंपनी के हाई मार्जिन का राज क्या है, तीसरा ग्रोथ के लिए वो क्या खरीद रहे हैं और क्या बना रहे हैं, चौथा उनके पास जो कैश है और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, और आखिर में क्या ये बिजनेस फ्यूचर प्रूफ है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल था उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर VFS ग्लोबल को लेकर, जिसके IPO की बाजार में जोरदार चर्चा है। ऐसे में BLS खुद को कहाँ खड़ा देखता है। अब ये सवाल सीधा मैनेजमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि वो साफ साफ बताएं कि इस मुकाबले में उनकी अपनी जगह और आगे का प्लान क्या है। मैनेजमेंट का जवाब भी उतना ही दमदार था। उन्होंने साफ साफ बताया कि वो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े प्लेयर हैं और जरा ग्रोथ के आंकड़े देखिए। पिछले 5 सालों में रेवेन्यू 5 गुना और EBITDA मतलब जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो तो 15 गुना बढ़ गया है। इतना ही नहीं, अगले 3-4 साल के लिए भी वो 20 से 25% की सालाना ग्रोथ का टारगेट लेकर चल रहे हैं। ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा प्रॉफिट आ कहां से रहा है? यही अगला बड़ा सवाल था कि ये जो शानदार प्रॉफिट मार्जिन्स हैं क्या वो आगे भी टिक पाएंगे। ये नंबर देखिए, 40.4%। ये सिर्फ वीजा बिजनेस का EBITDA मार्जिन है, 40% से भी ज्यादा। ये इस इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार माना जाता है और यही कंपनी के तगड़े मुनाफे की असली वजह है। तो ये हुआ कैसे? मैनेजमेंट ने समझाया कि उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल ही बदल दिया है। पहले वो लोकल पार्टनर्स के साथ मिलकर सेंटर चलाते थे तो प्रॉफिट बंट जाता था। अब उन्होंने ज्यादातर सेंटर खुद मैनेज करने शुरू कर दिए हैं, तो जो मार्जिन पहले पार्टनर को जाता था वो अब सीधा कंपनी की जेब में आ रहा है। और सबसे जरूरी बात, कंपनी के CFO अमित सुधाकर ने खुद कहा कि ये हाई मार्जिन अब स्टेबल हो गए हैं। मतलब ये कोई 1-2 तिमाही की बात नहीं है, ये अब कंपनी के लिए एक नया नॉर्मल बन चुका है। ठीक है, मार्जिन की कहानी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं ग्रोथ की। कंपनी ने 44% की जो जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, उसके पीछे क्या है? ये चार्ट पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, इस 44% में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 35% नई कंपनियों को खरीदने से आया है। इसे हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं और बाकी 9% उनके अपने मौजूदा बिजनेस की ग्रोथ है। और ये खरीदारी कोई छोटी मोटी नहीं थी। 6 महीने से भी कम समय में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके 3 बड़ी कंपनियों को अपने साथ जोड़ लिया गया। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था जिससे उनका मार्केट शेयर और सर्विसेज दोनों का विस्तार हुआ। तो यहाँ ग्रोथ की एक 2 तरफा कहानी है। एक तरफ है वीजा का कोर बिजनेस जो 40% के तगड़े मार्जिन पर लगातार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ है डिजिटल सर्विसेज जो नई कंपनियों के आने से 218% के रॉकेट जैसी रफ्तार से बढ़ी हैं। हाँ, भले अभी उसका मार्जिन थोड़ा कम है।
इतने प्रॉफिट का मतलब है कंपनी के पास बहुत सारा कैश आ रहा है। तो निवेशकों ने पूछा कि इस पैसे का क्या प्लान है और क्या भविष्य का रेवेन्यू भी इतना ही पक्का है। 1126 करोड़ रुपए, ये कंपनी का नेट कैश बैलेंस है। इतनी बड़ी रकम का मतलब है कि उनके पास भविष्य में कुछ बड़ा करने के लिए जबरदस्त फाइनेंशियल पावर है। लेकिन मैनेजमेंट फिलहाल कोई जल्दबाजी में नहीं है। उनका फोकस अभी उन कंपनियों को अच्छे से इंटीग्रेट करने पर है जिन्हें उन्होंने हाल ही में खरीदा है। वो पहले ये पक्का करना चाहते हैं कि इन खरीदारियों से पूरी वैल्यू मिले, उसके बाद ही कोई नया बड़ा सौदा होगा। कैश के अलावा भविष्य की कमाई की स्थिरता भी जरूरी है, और यहाँ भी अच्छी खबर है। मैनेजमेंट में बताया कि पिछले साल ही लगभग 90% कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो गए और उनमें से कई तो अगले 5 से 10 साल के लिए हैं। इससे कंपनी को एक तरह की रेवेन्यू की गारंटी मिल जाती है। चलिए अब चर्चा के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। यहाँ बात हुई भविष्य में आने वाले खतरों और कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की। एक बड़ा डर जो हमेशा इस इंडस्ट्री पर मंडराता है कि क्या टेक्नोलॉजी जैसे कि ई वीज़ा और सख्त होते नियम इस पूरे बिजनेस को खत्म कर देंगे। मैनेजमेंट ने इस डर को कम किया। उनका कहना है कि ई वीज़ा का मार्केट बिल्कुल अलग है। ज्यादातर बड़े देश आज भी फिजिकल वेरिफिकेशन चाहते हैं, बल्कि एम्बेसी में जो भीड़ और प्रोसेसिंग में जो देरी होती है वो तो इनके लिए और ज्यादा बिजनेस का मौका बनाती है। एक और दिलचस्प सवाल उठा कि अगर कंपनी इतना अच्छा कर रही है तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें ज्यादा पैसा क्यों नहीं लगाते। मैनेजमेंट ने माना कि एक ऐसा एरिया है जहां सुधार की जरूरत है, और उन्होंने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। एक डेडिकेटेड इन्वेस्टर रिलेशंस हेड को अपॉइंट किया गया है, और अब वो बड़े बड़े एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। फिर बात आई सीधे सीधे मुनाफे में हिस्सेदारी की। निवेशकों ने पूछा कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है। कंपनी की पॉलिसी एकदम साफ है। वो अपने प्रॉफिट का 30% तक डिविडेंड के रूप में दे सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें ग्रोथ और नई कंपनियों को खरीदने के लिए भी पैसा बचाकर रखना है। तो वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड देने और कंपनी की ग्रोथ में निवेश करने के बीच एक बैलेंस बना के चलते हैं। और यहाँ हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अभी दुनिया का सिर्फ 50% वीज़ा मार्केट ही आउटसोर्स हुआ है। जरा सोचिए, जब बीएलएस जैसी कंपनियां अपनी काबिलियत साबित कर चुकी हैं तो क्या वो सिर्फ वीज़ा तक ही सीमित रहेंगी? हो सकता है हम सरकारी सेवाओं की आउटसोर्सिंग में एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत देख रहे हों, और बीएलएस इस कहानी में एक बहुत बड़ा किरदार निभा सकता है। भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस मौके को कितनी अच्छी तरह भुनाते हैं।